अध्याय 13 गरुड़द्वार और चीलघाट का मैच। ऐसा लगता था कि अब रॉन और हरमाइनी की दोस्ती खत्म हो गई है। दोनों एक दूसरे से इतने नाराज थे कि हैरी को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि उनमें अब सुलह कैसे हो सकती है। रॉन इसलिए गुस्सा था क्योंकि हरमाइनी ने अपनी बिल्ली की स्कैबस को खाने की कोशिश को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। उसने उसकी पर्याप्त निगरानी नहीं की थी और वह अब भी क्रुक्शंस को निर्दोष जताते हुए रॉन को सुझाव दे रही थी कि वह लड़कों के पलंगों के नीचे स्कैबस को खोजे। दूसरी तरफ हरमाइनी का दावा था कि रॉन के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि क्रुक्शंस ने स्कैबस को खाया था और उसके बाल तो वहां पर क्रिसमस के दिन से हो सकते हैं। इसके अलावा हरमाइनी यह भी कह रही थी कि रॉन तो क्रुक्शंस से उसी समय से चिढ़ा हुआ था जब से वो जादुई जानवरों की दुकान में उसके सिर पर कूदी थी। व्यक्तिगत रूप से हैरी को यकीन था कि क्रुक्शंस ने स्कैबस को खा लिया है। जब उसने हरमाइनी को यह बताने की कोशिश की कि सभी सबूत इसी दिशा में संकेत कर रहे हैं तो वह हैरी पर भी भन्न आ गई। ठीक है, तुम भी रॉन का पक्ष लो, मैं जानती थी कि तुम ऐसा ही करोगे, उसने तीखी आवाज में कहा। पहले फायरबोल्ट, अब स्कैबस, सब मेरी ही गलती है ना? मुझे अकेला छोड़ दो हैरी, मुझे अभी बहुत पढ़ना है। रॉन ने अपने चूहे की मौत को दिल पे ले लिया था। छोड़ो भी रॉन, तुम ही तो हमेशा कहा करते थे कि स्कैबस बहुत बोरिंग है, फ्रेड ने तसल्ली देते हुए कहा। और वो काफी समय से बीमार भी दिख रहा था। वह बूढ़ा हो गया था, शायद उसके लिए अच्छा ही रहा कि उसे बिल्ली ने तत्काल खा लिया। एक ही झटके में उसका काम तमाम हो गया। शायद उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ होगा। फ्रेड, जिनी ने गुस्से से कहा। जॉर्ज बोला, तुम ही तो कहते थे कि वो सिर्फ खाता और सोता रहता है। रॉन ने दुख से कहा, उसने हमें बचाने के लिए एक बार ग्वाइल को काटा था, याद है हैरी? हाँ, यह सच है, हैरी बोला। वह उसके जीवन का महानतम क्षण था, फ्रेड ने अपनी मुस्कुराहट रोकने की कोशिश करते हुए कहा। ग्वाइल की उंगली पर बने निशान को उसकी स्मृति के स्मारक के रूप में रहने दो। अब छोड़ो भी रॉन, हॉग्समीड जाकर एक नया चूहा खरीद लेना, दुख मनाने से क्या फायदा? रॉन को खुश करने की आखिरी कोशिश में हैरी ने उसे यह लालच दिया कि वो मैच से पहले होने वाली गरुड़द्वार टीम की आखिरी प्रैक्टिस में चले और प्रैक्टिस खत्म होने के बाद फायरबोल्ट की सवारी कर ले। इससे क्विडिच पिच की तरफ जाते समय कुछ समय के लिए रॉन के दिमाग से स्कैबस निकल गया और वो बोला, बहुत बढ़िया, क्या मैं इस पर उड़कर कुछ गोल मार सकता हूँ? मैडम हूँ जब भी हैरी की निगरानी करने के लिए गरुड़द्वार की प्रैक्टिस को देख रही थी। बाकी लोगों की तरह ही वे भी फायरबोल्ट से बहुत प्रभावित हुई। प्रैक्टिस शुरू होने से पहले उन्होंने उसे अपने हाथ में लिया और उन लोगों को विशेषज्ञ की तरह समझाया। इसके संतुलन को देखो, अगर निम्बस सीरीज में कोई गड़बड़ है तो वो यह है कि वो कुछ साल बाद एक तरफ थोड़ा सा झुक जाती है। उन्होंने फायरबोल्ट के हैंडल को भी आधुनिक बना दिया है। यह क्लीन स्वीप से थोड़ा पतला है। इसे देखकर मुझे पुरानी सिल्वर एरोज की याद आती है। बड़े दुख की बात है कि अब वो झाड़ू बनना बंद होगी। मैंने उसी पर उड़ना सीखा था और वो बहुत अच्छी झाड़ू थी। वे कुछ समय तक इसी तरह बोलती रहीं जब तक कि वुड ने परेशान होकर यह नहीं कहा, मैडम हूच, क्या हैरी को फायरबोल्ट वापस मिल सकती है? हमें प्रैक्टिस करना है। अरे हाँ ठीक है, ये लो पॉटर, मैडम हूच ने कहा। मैं वेजली के साथ स्टेडियम में बैठती हूँ। फिर वे और रॉन पिच से चले गए और स्टेडियम में बैठ गए। गरुड़द्वार की टीम वुड के चारों तरफ इकट्ठा हो गई और कल के मैच से पहले वुड के आखिरी निर्देशों का इंतजार करने लगी। हैरी, मुझे अभी अभी पता चला है कि चीलघाट खोजी के रूप में किसे खिला रहा है। चो चैंग को। वो 4th ईयर में पढ़ती है और बहुत ही सुंदर भी है। मुझे उम्मीद है कि वो पूरी तरह फिट नहीं होगी क्योंकि उसे चोट लगी हुई थी। वुड ने मुंह बनाते हुए कहा, जैसे इस बात पर चिढ़ रहा हो कि चो चैंग अब पूरी तरह ठीक क्यों हो गई थी। इसके बाद वो बोला, दूसरी बात, उसके पास कॉमेट 260 झाड़ू है जो फायरबोल्ट के सामने बच्ची लगेगी। उसने हैरी की झाड़ू को तारीफ भरी निगाहों से देखते हुए कहा, ठीक है, अब सब लोग उड़ो। आखिरकार हैरी अपनी फायरबोल्ट पर सवार हुआ और जमीन पर पैर मारकर ऊपर उठा। यह तो उसकी कल्पना से भी ज्यादा अच्छा अनुभव था। फायरबोल्ट हल्के से छूते ही मुड़ जाती थी। ऐसा लगता था जैसे वो उसके इशारों के बजाय उसके विचारों के हिसाब से चलती थी। फायरबोल्ट पिच के पास इतनी तेजी से गई कि पूरा स्टेडियम हरे और भूरे झोंकों की तरह धुंधला दिखने लगा। हैरी ने उसे इतनी तेजी से मोड़ा कि एलिसिया स्पिनेट की चीख निकल गई। इसके बाद उसने पूरी तरह नियंत्रित गोता लगाया, घास भरी पिच को अपने पैर की उंगलियों से छुआ और एक बार फिर हवा में 30, 40, 50 फुट ऊपर पहुंच गया। हैरी, मैं सुनहरी गेंद छोड़ रहा हूँ, वुड ने आवाज दी। हैरी मुड़ा और एक पहलवान के साथ गोल तक रेस लगाने लगा। उसने पहलवान को आसानी से हरा दिया। फिर उसने देखा कि सुनहरी गेंद वुड के पीछे से निकल रही है। 10 सेकंड बाद सुनहरी गेंद हैरी की मुट्ठी में थी। टीम ने खुशी का जोरदार इजहार किया। हैरी ने एक बार फिर सुनहरी गेंद छोड़ दी, उसे 1 मिनट का समय दिया और फिर उसके पीछे उड़ने लगा। वह दूसरे खिलाड़ियों के बीच से कलाबाजियां खाते हुए निकला।
उसने सुनहरी गेंद को केटी बेल के घुटनों के पास मंडराते देखा और एक बार फिर उसे आसानी से पकड़ लिया। यह अब तक की सबसे अच्छी प्रैक्टिस थी। टीम फायरबोल्ट के होने से इतनी प्रभावित थी कि उसने एक भी गलती किए बिना अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। जब वे दोबारा जमीन पर आए तो वुड एक भी गलती नहीं निकाल पाया, जो जॉर्ज विजली के अनुसार पहली बार हुआ था। मुझे नहीं लगता कि कल हमें कोई भी जीतने से रोक सकता है, वुड बोला। जब तक कि हैरी, तुमने अपनी दमपिशाच वाली समस्या को सुलझा लिया है ना? हाँ, हैरी ने अपने कमजोर पितृदेव के बारे में सोचते हुए कहा। वह सोच रहा था कि काश उसका पितृदेव थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली होता। ऑलिवर, डंबलडोर का सख्त आदेश है कि दमपिशाच दोबारा मैच में नहीं आएंगे, फ्रेड ने विश्वास से कहा। काश ऐसा ही हो, वुड ने कहा। खैर, सभी लोगों का खेल बहुत ही अच्छा था। अब टावर में चलते हैं। सभी लोग आज जल्दी सो जाना। हैरी ने वुड से कहा, मैं थोड़ी देर यहीं रुक रहा हूँ। रॉन फायरबोल्ट की सवारी करना चाहता है। पूरी टीम चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। जबकि हैरी रॉन के पास पहुंचा, मैडम हुच अपनी सीट पर सो गई थीं। लो, हैरी ने रॉन को फायरबोल्ट थमाते हुए कहा। रॉन के चेहरे पर बेहद आनंद का भाव था। अंधेरा होने लगा था, लेकिन रॉन उत्साह से झाड़ू पर चढ़ा और आसमान में उड़ चला। हैरी उसे देखते हुए पिच पर घूमता रहा। जब रात हो गई तो मैडम हुच अचानक जागी। उन्होंने हैरी और रॉन को डांटा कि उन दोनों ने उन्हें पहले क्यों नहीं जगाया। फिर उन्होंने उन्हें तत्काल महल लौटने का आदेश दिया। हैरी ने फायरबोल्ट कंधे पर रखी और रॉन के साथ अंधेरे स्टेडियम से बाहर निकला। वे लोग फायरबोल्ट के बेहतरीन संतुलन, बेमिसाल गति और शानदार सवारी के बारे में बातें करते जा रहे थे। अभी वे महल से आधी दूरी पर थे कि तभी हैरी को बाईं तरफ एक ऐसी चीज दिखी जिससे उसका दिल धक रह गया। दो आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। हैरी एकदम रुक गया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकराने लगा। क्या हुआ? रॉन बोला। हैरी ने इशारा किया। रॉन अपनी छड़ी निकालकर बुदबुदाया, प्रकाशित भवा। रोशनी की एक किरण घास के उस पार तक गई और एक पेड़ के निचले हिस्से से टकरा गई, जिससे उसकी शाखाएं चमकने लगी। क्रुक्षेंस पत्तियों के बीच में दुबकी हुई थी। वहां से बाहर निकल, रॉन गरजा। उसने नीचे झुककर घास पर पड़ा पत्थर उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, क्रुक्षेंस अपनी लंबी पूंछ हिलाकर गायब हो गई। देखा? रॉन ने गुस्से से पत्थर नीचे फेंकते हुए कहा। हरमाइनी ने अब भी उसे खुला घूमने की पूरी छूट दे रखी है। शायद वह स्कैबस को हजम करने के लिए कुछ और चिड़िया खाना चाहती होगी। हैरी ने कुछ नहीं कहा। उसने राहत भरी गहरी सांस ली। एक पल के लिए तो उसे लगा था कि वे आंखें ग्रिम की थीं। वे एक बार फिर महल की तरफ चल दिए। हैरी को थोड़ी शर्म आ रही थी कि वो दहशत में आ गया था। शर्म की वजह से वह रास्ते भर रॉन से कुछ नहीं बोला और जब तक वे रोशनी से भरे प्रवेश हॉल में नहीं पहुंच गए तब तक उसने इधर उधर नहीं देखा। अगली सुबह हैरी अपने कमरे के बाकी विद्यार्थियों के साथ नाश्ता करने गया। सब लोगों का यह विचार था कि फायरबोल्ट के सम्मान में सबको उसके पीछे चलना चाहिए। जैसे ही हैरी बड़े हॉल में पहुंचा, विद्यार्थियों के सिर फायरबोल्ट की दिशा में घूम गए और बहुत रोमांचपूर्ण बातें सुनाई देने लगी। हैरी को यह देखकर अच्छा लगा कि नागशक्ति की टीम इतनी हैरान थी जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? रॉन ने मेल्फॉय की तरफ खुशी से देखते हुए कहा। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। यह तो बहुत बढ़िया है। वुड भी फायरबोल्ट की रोशनी में चमक रहा था। इसे यहाँ पर रख दो हैरी। उसने झाड़ू टेबल के बीच में रख दी। उसने जानबूझकर उसके नाम वाला हिस्सा ऊपर रखा था ताकि सबको साफ समझ में आ जाए कि यह फायरबोल्ट है। जल्दी ही चीलघात और मेहनतकश के विद्यार्थी अपनी टेबलों से उठकर फायरबोल्ट को देखने आने लगे। सेड्रिक डिगोरी ने आकर हैरी को बधाई दी कि उसके पास अब निम्बस से भी ज्यादा अच्छी झाड़ू आ गई है। पर्सी की चीलघात की गर्लफ्रेंड पेनीलोप क्लियरवाटर ने आकर पूछा कि क्या वो फायरबोल्ट को पकड़ सकती है। जब पेनीलोप फायरबोल्ट को करीब से देख रही थी तो पर्सी ने उत्साह से कहा, देखो पेनी, कोई गड़बड़ मत करना। पेनीलोप पर मुझ में शर्त लगी है, उसने टीम को बताया। मैच में कौन जीतेगा इस बात पर 10 गैलियन की शर्त है। पेनीलोप ने फायरबोल्ट को नीचे रखकर हैरी को धन्यवाद दिया और अपनी टेबल पर लौट गई। हैरी, जीतना जरूर, पर्सी ने चिंता से धीमी आवाज से कहा। मेरे पास 10 गैलियन नहीं है। मैं आ रहा हूँ पेनी। और वह टोस्ट खाने के लिए पेनीलोप के पास चला गया। तुम उस झाड़ू को संभाल तो सकते हो, है ना पॉटर? धीरे धीरे बोलती एक ठंडी आवाज आई। ड्रेको मेल्फॉय झाड़ू को करीब से देखने के लिए आ गया था। क्रैब और ग्वाइल भी उसके पीछे पीछे थे। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है, हैरी ने लापरवाही से कहा। इसमें बहुत सी विशेषताएं हैं, है ना? मेल्फॉय की आंखें दुर्भावना से चमक रही थी। अफसोस की बात है, इसमें पैराशूट नहीं लगा है। कहीं दम पिशाच आ गए तो? क्रैब और ग्वाइल ही करके हंसने लगे।
अफसोस की बात है कि तुम अपने शरीर में एक और हाथ नहीं लगा सकते मेल्फॉय, हैरी ने कहा। तब शायद तुम उससे सुनहरी गेंद को पकड़ सकते हो। गुरुद्वार की टीम जोर से हंसने लगी। मेल्फॉय की पीली आंखें सिकुड़ गईं और वह दूर चला गया। उन्होंने देखा कि वह नागशक्ति की बाकी टीम के पास पहुंच गया है। नागशक्ति टीम के लोग अपने सिर को उसके करीब लाकर उससे कुछ पूछ रहे थे। इसमें कोई शक नहीं था कि वे मेल्फॉय से यही पूछ रहे होंगे कि क्या हैरी की झाड़ू सचमुच फायरबोल्ट थी। 11:15 बजे गरुड़द्वार की टीम चेंजिंग रूम की तरफ चल दी। मौसम मेहनत कश वाले मैच से पूरी तरह अलग था। आज आसमान साफ था और बहुत हल्की हल्की हवा चल रही थी। आज देखने में कोई समस्या नहीं थी और हालांकि हैरी थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन उसे भी उस रोमांच का अनुभव हो रहा था जो सिर्फ क्विडिच मैच में ही हो सकता है। आवाजों से उन्हें पता चला कि स्कूल के बाकी लोग स्टेडियम में आने लगे हैं। हैरी ने स्कूल का काला दुशाला उतारा और अपनी जेब से छड़ी निकालकर अपनी टी शर्ट के भीतर रख ली, जिसे वो अपने क्विडिच के दुशालों के नीचे पहनने वाला था। वह यह उम्मीद कर रहा था कि काश उसे छड़ी की जरूरत ना पड़े। फिर वह ये सोचने लगा कि क्या प्रोफेसर ल्यूपिन भी मैच देखने आएंगे। जब गुरुद्वार की टीम चेंजिंग रूम से बाहर निकलने के लिए तैयारी कर रही थी तो वुड ने उन सबसे कहा, तुम लोग जानते ही हो कि हमें क्या करना है। अगर हम ये मैच हार गए तो हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। बस उसी तरह खेलना जिस तरह कल की प्रैक्टिस में खेले थे और हम यह मैच जीत जाएंगे। वे लोग तालियों के भारी शोर के बीच पिच पर पहुंचे। चीलघात की टीम नीले दुशालों में थी और पहले ही पिच पर आ चुकी थी। टीम में सिर्फ एक ही लड़की थी, उनकी खोजी चो चैंग। उसकी लंबाई हैरी से कुछ इंच कम होगी। हालांकि हैरी उस वक्त घबरा रहा था, लेकिन उसका ध्यान इस तरफ गया कि चो बहुत सुंदर थी। जब दोनों टीमें आमने सामने अपने कप्तानों के पीछे खड़ी हुई तो वह हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराई। अचानक हैरी के पेट में एक झटका लगा जिसका उसकी घबराहट से कोई लेना देना नहीं था। वुड, डेविस, हाथ मिलाओ, मैडम हुश ने तेजी से कहा। वुड ने चीलघात के कप्तान से हाथ मिलाया। अपनी अपनी झाड़ू पर सवार हो जाओ, मेरी सीटी बजते ही 3, 2, 1। हैरी हवा में उड़ने लगा। फायरबोल्ट बाकी सभी झाड़ुओं से ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही थी। हैरी स्टेडियम में चारों तरफ उड़ने लगा और सुनहरी गेंद की तलाश करने लगा। उसे कमेंट्री साफ सुनाई दे रही थी जो वीजली बंधुओं का मित्र ली जॉर्डन कर रहा था। और खेल शुरू हो गया है। इस मैच का एक बड़ा रोमांच फायरबोल्ट है जिस पर गरुड़द्वार का हैरी सवारी कर रहा है। कौन सी झाड़ू के अनुसार इस साल की विश्व चैंपियनशिप में शामिल होने वाले विभिन्न देशों की टीमें फायरबोल्ट को ही चुनना चाहती हैं। तभी बीच में प्रोफेसर मैगोनिकल की आवाज सुनाई दी। जॉर्डन, यह तो बताओ कि मैच में क्या हो रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं प्रोफेसर, मैं तो सिर्फ थोड़ी अतिरिक्त जानकारी दे रहा था। वैसे फायरबोल्ट में ऑटोमेटिक ब्रेक भी है और जॉर्डन, ठीक है ठीक है, गेंद गुरुद्वार के पास है। गुरुद्वार की केटीबेल गोल की तरफ बढ़ती जा रही है। हैरी केटी की विपरीत दिशा में उड़ने लगा और सुनहरी गेंद की झलक देखने के लिए चारों तरफ ताकने लगा। उसने देखा कि चो चैंग उसके ठीक पीछे उड़ रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बहुत अच्छी उड़ान भर रही थी। वो बार बार उसके सामने आ जाती थी जिससे उसे मजबूरन अपनी दिशा बदलनी पड़ती थी। हैरी, उसे अपनी झाड़ू की रफ्तार तो दिखाओ, फ्रेड ने चिल्लाकर कहा जब वह उस पहलवान की दिशा में तेजी से गया जो एलिसिया की तरफ जा रहा था। चीलघात के गोल के पास हैरी ने फायरबोल्ट की रफ्तार बढ़ा दी। चो पीछे रह गई। जैसे ही केटी ने मैच का पहला गोल किया तो गुरुद्वार की टीम खुशी से झूमने लगी कि तभी हैरी को सुनहरी गेंद भी दिख गई। वह जमीन के पास थी और एक बैरियर के पास मंडरा रही थी। हैरी ने गोता लगाया। चो ने उसे गोता लगाते देख लिया और वह भी उसके पीछे पीछे चल दी। हैरी अपनी रफ्तार बढ़ा रहा था। रोमांच उस पर हावी हो रहा था। गोता लगाने में वो विशेष माहिर था। वह सुनहरी गेंद से 10 फीट दूर था कि तभी चीलघात के मारक ने एक पहलवान को उसकी तरफ मार दिया जो अचानक उसके सामने आ गया। हैरी ने उससे बचने के लिए अपनी दिशा बदली और पहलवान 1 इंच दूर से निकल गया। इन कुछ ही महत्वपूर्ण पलों में सुनहरी गेंद गायब हो गई। गुरुद्वार के समर्थकों के मुंह से निराशा की ओह हो निकल गई, लेकिन चीलघात के समर्थकों ने अपने मारक को शाबाशी देते हुए जोरदार तालियां बजाई। जॉर्ज विजली ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए दूसरे पहलवान को उसी मारक की तरफ निशाना लगाकर मारा। मारक बौखला गया और पहलवान से बचने के लिए उसे हवा में पलटी खानी पड़ी। गरुड़द्वार 80-0 से आगे है और देखिए फायरबोल्ट कितनी तेजी से आगे जा रही है। पॉटर सचमुच इसकी रफ्तार का लाभ उठा रहा है। उसके घुमाव पर ध्यान दे। चैंग की कॉमेट इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। फायरबोल्ट का सटीक संतुलन इस लंबी उड़ान में नजर आता है। जॉर्डन, क्या तुम्हें फायरबोल्ट का विज्ञापन करने के लिए पैसे मिल रहे हैं? कमेंट्री करो। चीलघात की टीम अब जवाबी हमला कर रही थी। चीलघात ने 3 गोल कर दिए थे, जिस वजह से अब गुरुद्वार की टीम सिर्फ 50 अंक से ही आगे थी। अगर चो उससे पहले सुनहरी गेंद पकड़ लेगी तो चीलघात की टीम जीत जाएगी। हैरी नीचे की तरफ आ गया और ऐसा करते समय चीलघात के एक धावक से टकराते टकराते बचा। वह हड़बड़ी में पिच पर इधर उधर देख रहा था। तभी उसे फड़फड़ाते हुए छोटे पंखों की सुनहरी झलक दिख गई। सुनहरी गेंद गुरुद्वार के गोल के चक्कर लगा रही थी।
हैरी ने अपनी रफ्तार बढ़ा ली। उसकी आंखें सुनहरी गेंद पर जमी थी, लेकिन अगले ही पर चो चैंग उसके ठीक सामने आकर उसका रास्ता रोकने लगी। हैरी, ये शराफत दिखाने का समय नहीं है, वुड गरजा जब हैरी चो से टकराने से बचने के लिए घूमने लगा। अगर जरूरत है तो उसे उसकी झाड़ू से गिरा दो। हैरी ने घूमने के बाद चो की झलक देखी। वह हंस रही थी क्योंकि सुनहरी गेंद एक बार फिर गायब हो गई थी। हैरी ने अपनी फायरबोल्ट को ऊपर उठाया और जल्दी ही वो मैच से 20 फुट ऊपर पहुंच गया। कन्फ्यूज उसने देखा कि चो उसका पीछा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सुनहरी गेंद खोजने के बजाय उसका पीछा करने का फैसला कर लिया था। तो फिर ठीक है, अगर वह उसका पीछा ही करना चाहती है तो उसे इसका परिणाम भी भुगतना होगा। उसने एक बार फिर गोता लगाया। चो को लगा कि हैरी को सुनहरी गेंद दिख गई है, इसलिए उसने भी गोता लगा दिया। हैरी अपने गोते से बहुत तेजी से बाहर आ गया और ऊपर की तरफ उड़ने लगा। चो नीचे गिरने लगी। हैरी एक बार फिर गोली की रफ्तार से उड़ने लगा और फिर उसे सुनहरी गेंद तीसरी बार दिखाई दी। वह चीलघात वाले छोर पर पिच के ऊपर चमक रही थी। उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई। उसके कई फुट नीचे चो ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा ली। वह जीत रहा था। वह हर पल सुनहरी गेंद के पास पहुंच रहा था कि तभी ओह! चो ने चीखते हुए इशारा किया। हैरी का ध्यान भटक गया और उसने नीचे देखा। 3 ऊंचे काले नकाबपोश दम पिशाच उसकी तरफ देख रहे थे। वह सोचने के लिए नहीं रुका। उसने अपने दुशाले में हाथ डाला, अपनी छड़ी बाहर निकाली और गरजते हुए बोला, पितृदेव संरक्षणम। उसकी छड़ी के सिरे से एक बड़ी सी सफेद चीज बाहर निकली। हैरी जानता था कि वह सफेद चीज सीधे दमपिशाचों पर हमला करने जाएगी, लेकिन वो इसे देखने के लिए नहीं रुका। हैरानी की बात यह थी कि उसका दिमागी संतुलन अब भी कायम था। उसने आगे की तरफ देखा जब वो सुनहरी गेंद के बहुत करीब था। अपनी छड़ी को पकड़ते हुए उसने अपना हाथ फैलाया और संघर्ष करती छोटी सी सुनहरी गेंद को अपनी उंगलियों में बंद कर लिया। मैडम हूच ने सीटी बजा दी। हैरी बीच हवा में घूमा। उसने 6 लाल आकृतियों को अपनी तरफ आते देखा। अगले ही पल पूरी टीम ने उसे इतनी कसकर गले लगा लिया कि वो अपनी झाड़ू से गिरते गिरते बचा। नीचे गुरुद्वार के विद्यार्थियों का शोर सुनाई दे रहा था। शाबाश! वुड बहुत देर तक चिल्लाता रहा। एलिसिया, एंजेलिना और केटी ने हैरी को चूम लिया। फ्रेड ने तो उसे इतनी कसकर गले लगाया कि हैरी को लगा कि जैसे उसका सिर ही अलग होने वाला हो। पूरी तरह से अस्त व्यस्त हालत में टीम जैसे तैसे जमीन पर उतरी। जब हैरी अपनी झाड़ू पर से उतरा तो उसने देखा कि गुरुद्वार के समर्थक भागकर पिच पर आ रहे थे और रॉन सबसे आगे था। इससे पहले कि उसे कुछ पता चल पाता, खुशी से चिल्लाती भीड़ ने उसे घेर लिया। हाँ! रॉन चीखा और हैरी के हाथ को हवा में उठा दिया। वाह वाह! बहुत अच्छे हैरी, पर्सी ने बहुत खुश होते हुए कहा। मैं 10 गैलियन जीत गया। मैं जाकर पेनीलोप को ढूंढता हूँ। कमाल कर दिया हैरी, सीमस फिनिगन चिल्लाया। बहुत बढ़िया, हैग्रिड ने गुरुद्वार के विद्यार्थियों के सिरों के ऊपर से गरजते हुए कहा। कितना बढ़िया पितृदेव था। हैरी के कान में एक धीमी सी आवाज आई। हैरी ने पलटकर देखा। वहाँ प्रोफेसर ल्यूपिन खड़े थे, जो बहुत खुश भी थे और हैरान भी। हैरी ने रोमांचित होकर कहा, दमपिशाचों का मुझ पर जरा भी असर नहीं हुआ। मुझे कुछ भी नहीं लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह दमपिशाच थे ही नहीं, प्रोफेसर ल्यूपिन ने कहा। आकर खुद देख लो। वे हैरी को भीड़ से निकालकर पिच के कोने तक ले गए। ल्यूपिन ने कहा, तुमने तो मेलफॉय को डरा ही दिया था। हैरी घूरने लगा। मेलफॉय, क्रैब, गोयल और नागशक्ति का कप्तान मार्कस फ्लिंट जमीन पर पड़े हुए थे। वे सब अपने काले लंबे नकाब वाले दुशाले से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मेलफॉय गोयल के कंधों पर खड़े होकर दम पिशाच बनने का नाटक कर रहा था। प्रोफेसर मैगोनिकल उनके पास खड़ी थी और बहुत गुस्से में लग रही थी। वे उन पर बरस रही थी। बहुत ही घटिया चाल थी। गुरुद्वार के खोजी को नुकसान पहुंचाने की ओछी और कायराना कोशिश की तुमने। तुम सबको सजा मिलेगी और इस बात के लिए नागशक्ति के 50 पॉइंट काटे जाते हैं। मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी। मैं इस बारे में प्रोफेसर डंबलडोर से बात करूंगी। लो, वे यहीं आ गए। अगर गुरुद्वार की जीत पर कोई चीज मुहर लगा सकती थी तो वह यह थी। हैरी के पास खड़ा रॉन हंसते हंसते दोहरा हो गया जब उसने मेलफॉय को अपने दुशाले से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते देखा। गोयल का सिर अब भी उसके अंदर उलझा हुआ था। चलो हैरी, जॉर्ज ने उसके पास आते हुए कहा, जश्न मनाते हैं गुरुद्वार के हॉल में अभी। ठीक है, हैरी ने कहा। काफी समय बाद वो इतना खुश हुआ था। वह और उसकी टीम के खिलाड़ी अपने लाल दुशाले पहने पहने ही सबसे आगे चले और स्टेडियम से निकलकर महल में पहुंच गए। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्होंने क्विडिच कप जीत लिया हो। उनका जश्न रात तक चलता रहा। फ्रेड और जॉर्ज वीजली 1-2 घंटे के लिए गायब हो गए और जब वे वापस आए तो उनके हाथों में बटर बियर की बोतलें थी, पंपकिन फिज था और हनी ड्यूक्स की ढेर सारी मिठाइयाँ थी। तुम लोग ये चीजें कैसे लाए? एंजेलिना जॉनसन ने पूछा जब जॉर्ज भीड़ की तरफ पिपरमिंट मेढक उछाल रहा था।
मूनी, वॉर्मटेल, पैटफुट और प्रॉन्ग्स की मदद से, फ्रेड ने हैरी के कान में बुदबुदाकर कहा। सिर्फ एक विद्यार्थी इस जश्न में शामिल नहीं हुआ। हरमाइनी एक कोने में बैठकर एक मोटी किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी जिसका शीर्षक था ब्रिटिश मगलुओं का घरेलू जीवन और सामाजिक आदतें। हैरी उस टेबल से दूर हट गया जहां फ्रेड और जॉर्ज बटर बियर की बोतलें हिलाने लगे थे। वह हरमाइनी के पास पहुंचा। उसने पूछा, तुम मैच देखने आई थी? हाँ हाँ, हरमाइनी ने अजीब सी ऊंची आवाज में कहा, लेकिन नजरें नहीं उठाई। मैं बहुत खुश हूँ कि हम जीत गए और मैं सोचती हूँ कि तुम बहुत अच्छा खेले, लेकिन मुझे ये किताब सोमवार तक पूरी पढ़ना है। चलो हरमाइनी, आकर कुछ खा लो। हैरी ने रॉन की तरफ देखते हुए सोचा कि क्या वो इस खुशी से भरे माहौल में अपने झगड़े को भुला देगा। मैं नहीं खा सकती हैरी, मुझे अभी 422 पेज और पढ़ने हैं, हरमाइनी ने कहा, जिसकी आवाज में दहशत साफ झलक रही थी। वैसे भी, उसने रॉन की तरफ देखा, वह नहीं चाहता कि मैं जश्न में शामिल हूँ। इस बात पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि रॉन ने उसी समय जोर से कहा, अगर स्कैबस को खाया नहीं गया होता तो वह भी फज फ्लाइज खा लेता, उसे बहुत पसंद थी। हरमाइनी की आंखों में आंसू बहने लगे। इससे पहले कि हैरी कुछ कह या कर पाए, उसने अपनी बड़ी किताब हाथ में उठाई और फिर सुबकते हुए लड़कियों के कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। क्या तुम उसे थोड़ी राहत नहीं दे सकते? हैरी ने रॉन से धीरे से पूछा। नहीं, रॉन ने सीधा जवाब दिया। अगर वह स्कैबस के मरने पर दुखी होती तो यह सोच सकता था, लेकिन वह तो अपनी गलती मानने को ही तैयार नहीं है। वह तो अब भी ऐसे जताती है जैसे स्कैबस कहीं छुट्टियां मनाने गया हो। गुरुद्वार का जश्न तभी खत्म हुआ जब प्रोफेसर मैकगोनिकल रात 1 बजे अपनी चौकड़ी वाले ड्रेसिंग गाउन में जूड़े में जाली बांधकर वहां पर आईं। उन्होंने सबको बिस्तर पर जाने का आदेश दिया। हैरी और रॉन सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में गए। वे अब भी मैच के बारे में ही बातें कर रहे थे। आखिरकार थकान से चूर हैरी अपने बिस्तर पर गया। चंद्रमा की रोशनी से बचने के लिए उसने अपने बिस्तर के पर्दे लगा लिए। फिर वह लेटा और एक पल में ही सो गया। उसने एक बहुत ही अजीब सपना देखा। वह एक जंगल में जा रहा था। उसकी फायरबोल्ट उसके कंधे पर थी। वह किसी चांदनी जैसी सफेद चीज का पीछा कर रहा था। वह चीज आगे के पेड़ों से घूमती हुई निकल गई थी और हैरी को पत्तियों के बीच सिर्फ उसकी झलक दिख रही थी। उसके पास जाने के लिए वह तेजी से चलने लगा, लेकिन सामने वाली चीज भी तेजी से चलने लगी। हैरी भागने लगा और किसी जानवर के पंजों की आवाजों से उसे पता चला कि वह भी भागने लगा है। अब वह तेजी से भाग रहा था, लेकिन सामने वाला जानवर भी उतनी ही तेजी से भाग रहा था। फिर वह खुले मैदान तक पहुंचने वाले एक मोड़ पर मुड़ा और नहीं! हैरी अचानक जाग गया। उसे लगा जैसे किसी ने कसकर थप्पड़ मार दिया हो। गुप्त अंधेरे में उसने अपने पर्दे को टटोला। उसे अपने चारों तरफ आवाजें सुनाई दे रही थीं। कमरे की दूसरी तरफ से सीमस फिनिगन की आवाज आई, क्या हुआ? फिर हैरी को ऐसा लगा जैसे उसने कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी है। आखिरकार उसने अपने पर्दे के बीच की जगह ढूंढ ली और पर्दा खोल लिया। उसी समय डीन थॉमस ने अपनी बत्ती जला ली। रॉन अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसके बिस्तर का एक तरफ का पर्दा पूरी तरह से खुला था और उसके चेहरे पर जबरदस्त दहशत का भाव था। ब्लैक, सीरियस ब्लैक, उसके हाथ में चाकू था। क्या? यहाँ अभी हाल उसने पर्दा फाड़ दिया, मुझे जगा दिया। तुम्हें यकीन है? तुम सपना तो नहीं देख रहे थे रॉन? टीन ने पूछा। पर तो की हालत तो देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, वो यहीं पर था। वे सब बिस्तर से उतर गए। हैरी कमरे के दरवाजे तक सबसे पहले पहुंचा। फिर वे सब भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे। उनके पीछे दरवाजे के खुलने की आवाजें आई और कई लोग उनींदी आवाज में बोले, कौन चिल्लाया था? तुम लोग क्या कर रहे हो? हॉल में आग बुझ रही थी, लेकिन अब भी उसकी चमक बाकी थी जिसमें जश्न के अवशेष थे। अब हॉल खाली था। तुम्हें यकीन है कि तुम सपना नहीं देख रहे थे रॉन? मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैंने ब्लैक को देखा था। इतना शोर क्यों हो रहा है? प्रोफेसर मैकगोनिकल ने हमें बिस्तर पर जाने को कहा था। कुछ लड़कियां सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गई थीं और अपने ड्रेसिंग गाउन में जमाई ले रही थीं। लड़के भी दिखाई देने लगे थे। बहुत बढ़िया, क्या जश्न अब तक मन रहा है? फ्रेड वीजली ने खुश होते हुए पूछा। सब लोग अपने अपने कमरे में वापस जाओ, पर्सी ने हॉल में तेजी से आते हुए कहा और अपने हेडबॉय के बैज को अपने पजामे पर लगाते हुए कहा। पर्सी, सीरियस ब्लैक आया था, रॉन ने धीमे से कहा। हमारे कमरे में, उसके हाथ में चाकू था, उसने मुझे जगा दिया। हॉल बिल्कुल खामोश हो गया। बकवास मत करो, पर्सी ने हैरान दिखते हुए कहा। तुमने ज्यादा खा लिया है रॉन, तुमने बुरा सपना देखा होगा। जब मैं कह रहा हूँ अब बस भी करो, बहुत मस्ती कर ली है। प्रोफेसर मैकगोनिकल फिर से आ गई थी। हॉल में दाखिल होते समय उन्होंने दरवाजे को धमाके के साथ बंद किया और चारों तरफ गुस्से से देखने लगी। मैं भी खुश हूँ कि गुरुद्वार ने मैच जीत लिया है, लेकिन यह तो मूर्खता है। पर्सी, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है प्रोफेसर, पर्सी ने गुस्से से विद्यार्थियों को घूरते हुए कहा। मैं इन सबको बिस्तर पर जाने के लिए कह रहा था। मेरे भाई रॉन ने बुरा सपना देखा था। वह बुरा सपना नहीं था।
रॉन चीखा। प्रोफेसर, जब मेरी आंख खुली तो सीरियस ब्लैक मेरे बिस्तर के पास खड़े होकर मुझे देख रहा था। उसके हाथ में चाकू था। प्रोफेसर मैकगोनागल ने उसकी तरफ घूर कर देखा। बेवकूफ़ी की बातें मत करो वीजली, वह तस्वीर के छेद से अंदर कैसे आ सकता है? उससे पूछो। रॉन ने कांपती हुई उंगली से सर कैडोगन की तरफ इशारा करते हुए पूछा। उससे पूछो कि क्या उसने किसी को अंदर आते देखा है? रॉन को शक से देखते हुए प्रोफेसर मैकगोनागल ने तस्वीर को दोबारा खोला और बाहर गईं। पूरा हॉल सांस रोककर सुन रहा था। सर कैडोगन, क्या आपने अभी किसी आदमी को गरुद्वार टावर में अंदर जाने दिया था? बिल्कुल, सर कैडोगन ने चिल्लाकर कहा। हॉल के बाहर और भीतर सब लोग खामोश और स्तब्ध थे। तुमने तुमने अंदर जाने दिया? प्रोफेसर मैकगोनागल बोली। लेकिन लेकिन पासवर्ड? उसके पास पासवर्ड था, सर कैडोगन ने गर्व से कहा। उसके पास पूरे हफ्ते के पासवर्ड थे। वो एक कागज में से पासवर्ड पढ़ रहा था। प्रोफेसर मैकगोनागल तस्वीर के छेद में से दोबारा निकलकर अंदर आई और स्तब्ध भीड़ के सामने खड़ी हो गई। उनका चेहरा चौक की तरह सफेद था। किसने? उन्होंने कांपती आवाज में कहा। किस महामूर्ख ने इस हफ्ते के पासवर्ड लिखकर उन्हें लापरवाही से रख दिया था? सन्नाटा छा गया। फिर एक थरथराती चीख सुनाई दी। सिर से पैर तक बुरी तरह कांपते हुए नेविल लॉन्गबॉटम ने धीरे धीरे अपना हाथ उठा दिया।